हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो 12th की सक्सेसफुल केमिस्ट्री एग्जाम के बाद आज मैं लाया हूँ 10th क्लास के लिए कुछ रिवीजन सीरीज का पार्ट, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर सॉल्व। 12th का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से गया, काफ़ी इजी पेपर आया था और जो पढ़ा है वही आया। अब 10th की बारी है, फिर वही चीज़ जो पढ़ाएंगे वही आएगा, जैसा कि हमेशा से आता हुआ आया है। अगर आप लोग इस सीरीज का हमने पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने एक मैराथन करी थी, जहाँ पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे थे। अगर आप लोगों ने नहीं कर रहा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो कि सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से था। अब हम करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर सॉल्व, और आगे की क्लासेस में हम लोग पूरा सिलेबस भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, और उसके साथ साथ सीएफ के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करे 30 मिनट पहले, और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के संग शेयर करने की भी होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, या फिर आपको लाइव चैट के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही हो, या कमेंट, अगर कोई भी लेक्चर के बाद दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इस लेक्चर की पीडीएफ और बाकी सारी पीडीएफ जितनी भी आपको मिलेंगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है, वो लोग या तो टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए डाउनलोड कर लो, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको सेम अपडेट्स मिल जाती हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आइए। और अगर आप मेरे साथ हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी पढ़ेगा, आप बस ये समझ के चलना कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा पेपर उसी में से बनना है। तो इस फीलिंग के साथ पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। चलिए, आज हम करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर सॉल्व। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है, साइंस पेपर 2 है ये। ठीक है? 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम होता है, 15 मिनट्स आपको डेडिकेट करने हैं ये चूज़ करने के लिए कि सेक्शन बी में जो हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस, वो 4 कौन से करने हैं। आपको ये डिसाइड कर लेना है उन 15 मिनट्स के अंदर। सेकेंडली, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है वहीं कॉपी पर ही, और जिस पर डाउट आ रहा है उसे सर्कल कर लेना है, ताकि आप उसके बारे में बाद में सोच सको। पेपर जो है बिल्कुल भी लेंथी नहीं आता है 10th लेवल पे। आराम से बच्चों का पेपर 1.5 घंटे के अंदर हो जाता है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपके एंड पर कोई ना कोई दिक्कत है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए आपको कोशिश करनी है। ओके? तो जी, ये है जो है ये ईमेल आईडी है, आप चाहें तो इस पर भी मैसेज कर सकते हो मुझे, ईमेल कर सकते हो, और टेलीग्राम का यहाँ पर भी मैंने ऐड कर रखा है। ये एज़ इट इज़ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके? तो लिखने के चक्कर में मत रहना, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी पेन लेके बैठ जाना आराम से, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मेरे को जो है आंसर देना। ओके? चलिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं गिवन ऑप्शंस में से। एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहने वाला हूँ कि अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप पर बता सकते हो, या मेरे को पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स को प्लान कर लूँगा, क्योंकि आपके केस में ज़्यादा सिलेबस नहीं है। 12th वालों का तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप लोगों के लिए तो मैं 3-4 घंटे में वन शॉट भी ले आऊँगा पूरे सिलेबस का। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट हो मुझे बता देना। ओके? चलिए, करेक्ट आंसर्स चूज़ करने हैं इसमें। एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का कलरलेस हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस होने पर, तो क्या इलेक्ट्रोड्स होंगे? तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस होती है अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो क्या होता है, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। ये हमें बात मालूम है कि एनोड पर होती है हमारी ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होती है? एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है रिडक्शन। कैथोड पर होता है रिडक्शन। अब एनोड पर किस चीज़ का एनोड पर किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा? किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे? कॉपर का ही होगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे? अगर एनोड जो होता है वो कॉपर का होता, अगर एनोड कॉपर का होता, तो क्या होता? कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन जाके कॉपर 2 प्लस बन जाते। यही होता, ऐसा होता। लेकिन क्या होता है, अगर हमने ऐसा यूज किया होता तो फिर क्या होता? ऐसा हम यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इससे क्या होगा, हमारा इससे कॉपर कम होने लगेगा।
कॉपर जो है रिड्यूस हो जाएगा हमारा एनोड पे। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव में बदलते रहे तो कॉपर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये प्रोसेस हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं इसलिए क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमारे पास पानी में आयंस, एक्वस कॉपर सल्फेट में आयंस क्या होंगे? हमारे पास पानी में होगा Cu2+, H+, OH नेगेटिव, और क्या होगा हमारे पास पानी में SO4 नेगेटिव। अब होगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ केटाइंस और एनाइंस। तो हमारे पास एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। एनोड में ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास कॉपर नहीं जाएगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वाटर होगा और वाटर से ऑक्सीजन लिबरेट होगी। कैसे? OH नेगेटिव आयंस से। OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट करेंगे तो एनोड जो होगा हमारा प्लैटिनम का होगा। जबकि कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पे ये रिएक्शन ना होके अब कैथोड पर होगा इस टाइप का, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेंगे और हमारा कॉपर बना देंगे। ये रिएक्शन होगी हमारी कैथोड पे। तो कैथोड पर तो कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो Cu2 पॉजिटिव आयंस, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयंस कॉपर सल्फेट है, तो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, और क्योंकि कॉपर बनता जा रहा है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, इस वजह से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलरलेस होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए अगर एनोड भी कॉपर का होता, अगर ऑप्शन हमारा पी होता कि एनोड कॉपर का है, तो उससे क्या होता? अगर एनोड कॉपर का होगा तो फिर सोल्यूशन फेड ही नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे वो कलर फेड होता जाएगा, जैसे जैसे Cu2 पॉजिटिव Cu में बदलते जाएंगे, वैसे वैसे एनोड जो है वो Cu से इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cu2 पॉजिटिव बनाता जाएगा। तो एक साइकिल चलती जाएगी। जैसे ही कैथोड पर कॉपर बनता जा रहा है वैसे ही एनोड जो है Cu2+ बनाता जा रहा है। तो फिर जो है मतलब ये समझ लो कि आप जो है जूस पी रहे हो और कोई आपका ग्लास रिफिल करता जा रहा है, तो जूस तो खत्म ही नहीं हो रहा ना। आप पीते जा रहे हो, कोई रिफिल करता जा रहा है, आप पीते जा रहे हो, कोई रिफिल करता जा रहा है। तो अगर एनोड कॉपर का हो गया होता तो ये सोल्यूशन कलरलेस नहीं होता। ये बात गलत नहीं है कि आप एनोड को कॉपर का ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कलरलेस होता जा रहा है। कलरलेस होता जा रहा है क्या मतलब है? कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज केस में हमें हमारा हाइड्रोक्सिल आयंस का होके ऑक्सीजन लिबरेट करा देगा, क्योंकि एक्वस कॉपर सल्फेट है। ये बात ध्यान में रखने की, एक्वस कॉपर सल्फेट है, और एक्वस कॉपर सल्फेट के केस में हम लोग प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनोड में प्लैटिनम हो गया, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी, जबकि कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। और क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर को रिफिल करने का कोई भी हमारे पास जरिया नहीं है, इसलिए एनोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव जनरेट नहीं होंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी होती जाएगी विद टाइम, और सोल्यूशन कलरलेस होता जाएगा विद टाइम। Cu2 पॉजिटिव आयंस फेड होने लग जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो क्यू आंसर है, आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। चलिए, पहले क्वेश्चन पर हमने काफी टाइम लगा दिया, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंपाउंड P इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब विद अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। P है और NaOH के साथ इसे हीट किया जा रहा है। ठीक है जी, रेड लिटमस पेपर को माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पर वो ब्लू हो रहा है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सोल्यूशन बेसिक है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। वो NaOH के संग ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। Which of the following could compound P be? तो P कंपाउंड क्या हो सकता है? अगर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है तो क्या हो सकता है? देखो, फेरस सल्फेट तो होने सारा, फेरस सल्फेट होगा तो जो है FeOH होल ट्वाइस बनेगा, और जो है रेड लिटमस पेपर ब्लू ये तो करने सारा। अमोनियम सल्फेट हुआ तो क्या होगा? अमोनियम सल्फेट हुआ तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड तो बेसिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का करेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड अगेन बेसिक होने का कोई इसमें चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट हो जाएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अब इसमें से पूछ रहा है किसका वजन सबसे कम होगा? 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसा मान के चलना कि ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है, थर्ड वाला, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन जो है पिछले 10-15 सालों में एटलीस्ट 8 से 10 बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो मान के चलना कि आना है। ठीक है, इस हिसाब से तैयारी करना।
किसका वजन सबसे कम होगा? 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ सोडियम, 22.4 लीटर ऑफ कार्बोनेट एसटीपी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी पर है तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल है ये। 1 मोल का मतलब क्या है? CO2, यानी 44 ग्राम है ये। 6.023 to 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने एटम्स ऑफ कार्बन है, इसका मतलब क्या है? ये कितने मोल है? तो 6.023 into 10 की पावर 22 इज इक्वल टू मोल्स इंटू 6.023 into 10 की पावर 23। ये पूरा इससे क्रॉस आउट हो गया, ये पूरा इससे क्रॉस आउट हो गया। 10n is equals to 1, n is equal to 0.1, यानी 0.1 मोल्स हो गए इसके कार्बन के। 0.1 मोल्स हो गए कार्बन के, यानी 0.1 इंटू 12 ग्राम, यानी 1.2 ग्राम। और यहाँ पर कितना हो गया? 44 ग्राम। लीस्ट पूछा है हमने, क्या होगा लीस्ट? 1 मोल ऑफ सोडियम, ये भी 23 ग्राम हो जाएगा। 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर 2 ग्राम एटम्स ऑक्सीजन के हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 ग्राम एटम्स है ना, तो 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? जितना भी आंसर आएगा वो आंसर 1.2 से तो ज्यादा ही आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? डी, ये हो जाएगा आंसर। इसका वजन सबसे कम होगा। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन दे रखी है हमारे को, x की H2SO4 के साथ रिएक्शन करी है और वो भी डाइल्यूट के साथ। तो जब इसकी रिएक्शन करी हम लोगों ने तो हमें XSSO4 मिला प्लस H2 गैस मिली। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेटल जो है, मेटल ही डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, और मेटल का जो भी क्लोराइड सल्फेट जो भी बनाते हैं वो बनाते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है। और वो कौन से मेटल्स करेंगे? जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले होंगे वही करेंगे ना, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे। अब हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से होते हैं? सबको पता ही है कौन कौन से होते हैं। एक बार एक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं, फिर हम आंसर दे देंगे उसका। Which particles are responsible for conducting electricity in dilute sulfuric acid and compound XSL4? कौन से पार्टिकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ये बताना है। क्वेश्चन देख रहे हो उसका? क्वेश्चन एग्जामिनर ने कैसा पूछा हुआ है? कौन से पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो भैया आयंस होते हैं इनके अंदर, आयंस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अगर ये सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है, मेटल के सॉल्ट में क्या होगा? XO4 है, यानी X2 पॉजिटिव रहा होगा और SO4 नेगेटिव रहा होगा। ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे, और कौन कर रहा होगा? XSO4 में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कर रहा होगा? H प्लस कर रहा होगा और SO4 नेगेटिव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। अच्छा, मैं आपको एक्टिविटी सीरीज की बता रहा था, तो ये लो एक्टिविटी सीरीज। इतना ही याद रख लो तुम अपने लेवल पे। इतना ही याद रख लो, चलो इतना में तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं पूरी सीरीज नहीं लिख रहा, इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतना याद रख लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। पूरी सीरीज याद मत रखो। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन कैसे करते हैं? असर्शन को अपने हाथ से कवर कर लो और दिल पर हाथ रख के पूछो क्या इस असर्शन का आंसर क्या होगा। अगर वो असर्शन का आंसर मैच कर रहा है रीजन से तो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले देखो, ड्राई HCl इज कलेक्टेड ओवर, ड्राई HCl इज कलेक्टेड ओवर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब है एयर को ऊपर डिस्प्लेस करके खुद नीचे बैठ जाती है। क्या ड्राई HCl ऐसी कलेक्ट होती है? हाँ बिल्कुल ऐसी कलेक्ट होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर नीचे बैठ रही है इसका मतलब क्या है?
HCl गैस हवा से भारी है। अगर एयर को ऊपर धक्का देके खुद नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज हवा से भारी है। तो लाइटर देन एयर नहीं, इट इज हेवियर देन एयर, हेवियर होगी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हवा को ऊपर धक्का देके नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो जो होती है वो हैवी है, लाइटर नहीं है, हैवियर देन एयर। इस चीज को याद रखें। ओके, नेक्स्ट देखो। 4 हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, पूछा हुआ है इसमें से ब्यूटीन के आइसोमर्स कितने हैं। ब्यूटीन होता क्या है, ये है ब्यूटीन। ये है ब्यूटीन, CH3 CH2 CH11 CH2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो, एक तो ये रहा, ये जो मैंने बनाया, एक तो ये रहा ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या है, हमारी एल्कीन है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये होता है C4H8। C4H8 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखना 1 2 3 4 4 कार्बन है और 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन है। ये वाला देखो पहले, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो ये तो यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ब्यूटीन जो है वो एल्कीन है, एल्कीन क्या होती है, डबल बॉन्ड वाली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे ये दोनों। अब यहाँ देखो, पहले वाले में 4 कार्बन है, हाँ है, इस वाले में 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 6 और 2 8। लग तो रहा है कि हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, लग रहा है अभी हो सकता है। ये वाला देखो, लास्ट वाला 1 2 3 4, 4 कार्बन तो है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन तो है, इसमें भी हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, अब क्या करें हम, चार हमें आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन आते हैं, ब्यूटीन के आइसोमर्स पूछे तो पहले वाले को देखो, इसमें कार्बन वाले की वैलेंसीज देख लो, 1 2 3 4, ये वाले की ठीक है, 1 2 3 4 ये ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 ये वाले की ठीक है, 1 2 3 4 ये वाले की ठीक है। लग तो रहा है ये दोनों हो सकते हैं। बताओ कितने आइसोमर्स होंगे ब्यूटीन के, ये तो खुद ब्यूटीन यही है, ये तो खुद ही ब्यूटीन है, तो इसके आइसोमर्स क्या हुए, ये तो खुद ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन के आइसोमर्स बन कैसे सकते हैं, पहले बना तो लें, पहले ब्यूटीन के आइसोमर्स बना तो लें, बनाओ। कैसे बनेंगे, अगर इस टाइप का है तो देखो हमारे पास ये है। अब इसमें क्या बन सकता है, बीच में लगा लो, ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, अरे ऐसे बन जाए, एक कार्बन यहां ऐसे लग जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये बन सकता है। और ये वाला ऐसा है कौन सा, ये है ये वाला, है कि नहीं ये वाला, बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी, ये वाला जो है सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला, ये दोनों एक ही हैं, ये कॉपी है इसकी, बस इसमें CH3 को ऊपर लिख दिया है और यहाँ लेफ्ट में लिख दिया। देखो ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा। अब ये वाला CH3 यहाँ नीचे लिख दिया है और यहाँ CH3 इस वाले को लेफ्ट में लिख दिया है, चीज वही है। तो हम एक को काउंट नहीं करेंगे, आप चाहो जिसको भी छोड़ दो, एक काउंट करेंगे बस दोनों का। ठीक है, यानी अगर A+B लिखो या B+A लिखो, बात तो एक ही है। 2+3 भी 5 है और 3+2 भी 5 है, तो हम दोनों को काउंट थोड़ी करेंगे, एक को काउंट कर लो कोई सा भी। तो एक आइसोमर हमारा हो गया ये वाला और एक आइसोमर हो गया ये वाला, तो ये हो गए हमारे 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स ब्यूटीन के हमारे हो गए, यहाँ पे 2 आइसोमर्स हो गए। ठीक है, समझ में आई, आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 2881। अब ये किसकी होती है, ये होती है पोटेशियम की।
के, पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम होता है। ओके, पोटेशियम की हो गई। क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन पी। अब के जो होता है, के के संग जो है क्लोरीन कितने जाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इस पर एक है, वैलेंसी भी इसकी +1 है। तो अगर के प्लस में जाता है, जो जो सीएल आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग वो -1 में आएगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 1 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। तो कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे, द क्लोराइड ऑफ पी। तो अगर पी का क्लोराइड बनाता वो PCl बनेगा। तो इसमें क्लोराइड कितने हैं, 1 ही तो है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत का क्वेश्चन नहीं था। 1:2 एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। 1h1, 1h2 एंड 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 3 हमारे आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाएगा 1h2। 1h2 क्या होगा, हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर चलती है, एटॉमिक मास पे नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो दोनों के सेम है। अब कहाँ रखा जाएगा, पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर में चलती है, एटॉमिक मास पे नहीं। ये हमारा पीरियोडिक लॉ कहता है। तो अगर पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि एटॉमिक नंबर पर रखी जाती है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर वही है, तो क्या होगा, वही रखा जाएगा। और कहाँ रखा जाएगा, यही तो इस वाली पीरियोडिक टेबल का फ्लॉ है, यही तो फ्लॉ था इसके अंदर। क्योंकि इस तीनों के एटॉमिक नंबर सेम हैं, तो इसलिए यहाँ इसकी कोई अलग जगह ही नहीं बनी, ये भी वहीं रखा जाएगा सेम पोजीशन पे। तो ये एप्लीकेशन थी आपकी पीरियोडिक लॉ की। इस पर उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया। आज तक क्या करता था, क्वेश्चन जो है लॉ पूछ लेता था। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। नाइट्रेट है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड इज आल्सो सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ इट। वो क्या होगा, देखो फेरस नाइट्रेट है, फेरिक नाइट्रेट है, ये दोनों तो सॉल्युबल होते नहीं है एक्सेस, ये दोनों तो पहले ही बाहर हो गए पिक्चर से। लेड नाइट्रेट है और कॉपर नाइट्रेट है। तो मुझे पता है कि कॉपर नाइट्रेट है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कॉपर हाइड्रोक्साइड अगर ये बनाएगा तो ये जो होगा उसके सॉल्युबल होगा एक्सेस में। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस कर लो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में जो है ये सॉल्युबल हो जाके अपना कॉम्प्लेक्स बना देता है टेट्रामीन का। ये क्या करता है, सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस में, लेकिन लेड नाइट्रेट होगा इसमें ऐसा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सॉल्युबल, ये हो जाएगा सॉल्युबल एक्सेस में। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जिसके पास मैक्सिमम कैटायनिक चार्ज होगा। 2 1 2H1 2 2 2H2, ये बताता है मुझे। तो मुझे ये पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे जाओ और ऐसे ला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यहाँ पे इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज करता है। इस हिसाब से मुझे इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। 2 1 का मतलब है लिथियम, ये कहीं यहाँ रहा होगा। 281 ये क्या है, सोडियम, 281 सोडियम है ना, यहाँ रहा होगा, ग्रुप 1 के ही है ये। 2 2 कहाँ रहा होगा, ये रहा 2 2, ये क्या होता है, बेरिलियम, ये यहाँ रहा होगा। और क्या है, 282, 282 का मतलब क्या है, 12, मैग्नीशियम, ये यहाँ रहा होगा। ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लगा दिए। आप चाहो तो 2 1 वगैरह करके भी लगा सकते हो। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा और यहाँ पर यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो अगर ये वाले डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, तो मतलब ये वाले तो नहीं है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब लिथियम और सोडियम में से पहचानते हैं। लिथियम और सोडियम में मुझे पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हो गया, सोडियम, यानी 281। क्लियर, ये किस चीज की एप्लीकेशन थी, ये इस चीज की एप्लीकेशन थी कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करता है। तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, तो अक्रॉस द पीरियड वाले को हटा दो, डाउन द ग्रुप वाले बचे, तो डाउन द ग्रुप में जो नीचे होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी सोडियम। और ये चीज रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यही नहीं कहा हमने कि सोडियम जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, नहीं। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
तो इसे जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ मत मान लें। ओके, नेक्स्ट देखो, अगला असर्शन रीजन आ गया, एल्कली मेटल जो है वो डाइपॉजिटिव आयंस नहीं बनाते। एल्कली मेटल्स जो है वो डाइपॉजिटिव आयंस नहीं बनाते हैं। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्कली मेटल के अंदर जो होते हैं वो यूनिपॉजिटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बाहर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है कि आउटर मोस्ट शेल में, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लूज एक ही कर सकते हैं। अरे भैया सोडियम जो है, सोडियम 2 पॉजिटिव देखा है कभी? नहीं देखा ना, वही बात हो रही है। और एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद एल्कली मेटल की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है नोबल गैस की। बिल्कुल ठीक बात है, अगर सोडियम एक लूज करेगा तो सोडियम की 2 8 हो जाएगी, और 2 8 हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना। ये क्या आ गई? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। अब मैं मान रहा हूं कि ये एसटीपी पर है, अगर एसटीपी पर है तो ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगा मोल्स पे। तो हमें वॉल्यूम्स का रेशियो नहीं, हमें बेसिकली मोल्स का रेशियो लगाना है। तो मोल्स के बारे में बात करें तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके मोल्स कितने हो गए? कितने मोल्स हो गए इसमें? 0.1 मोल। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट भी तो क्या था, मोलर वेट भी तो कितना होता है? 44 ग्राम। अगर 44 ग्राम जो है वो 1 मोल हो रहा है तो 4.4 ग्राम कितना होता है? 0.1 मोल हो गया। और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस मतलब कितनी है? 1 मोल है हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन गैस का मोलर वेट कितना होता है? 1 ही होता है ना, सॉरी, हाइड्रोजन गैस का मोलर वेट कितना होता है? 2 होता है ना। तो 2 होता है किसका? 2 ग्राम्स के लिए, यानी आपका कितना हो गया? 1 मोल आ गया ना, इसमें हो गया 1 मोल और इसका हो गया 0.1 मोल। तो रेशियो कितना हो गया? 0.1 अपॉन 1, यानी 1 अपॉन 10, 1:10 आ गया इसका आंसर। 0.1 इसका, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, करके दिखाऊं क्या? देखो, ये मैंने इसका मतलब मैंने इसे ऐसे किया है। मुझे लगता है ना, 12th को टीच करता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे बड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है मैं डायरेक्ट कर दिया। देखो, ये किया है इनटू वॉल्यूम एट एसटीपी यानी 22.4 लीटर, और यहाँ किया है मैंने 2/2 इंटू 22.4 लीटर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1:10 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक्वस लेड नाइट्रेट है, यानी लेड नाइट्रेट है हमारे पास, PbNO3 ट्वाइस है। ठीक है जी, ये मैं जिंक नाइट्रेट से डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ by adding which of the following solutions in excess except, कौन सा सोल्यूशन एक्सेस में डालूं तो डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, एक्सेप्ट कौन से सोल्यूशन से डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, ये पूछा गया है बेसिकली। तो देखो, पोटेशियम क्लोराइड डालूं तो क्या कहते हैं, उसे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं by adding which of the any of the following solution in excess except, सोडियम सल्फेट से भी हो सकता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से भी हो सकता है, लेड नाइट्रेट का अलग जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जबकि जो है जिंक नाइट्रेट अलग जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं होंगे। बेसिकली ना, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं तो, जो हमारा फोर्थ चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके लिए घूम फिरा के आंसर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही आ जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोनों की कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इससे दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और लेड नाइट्रेट और जिंक दोनों की कॉम्प्लेक्स वाइट होते हैं। सबसे पहली बात, मजे की बात तो ये। अब इसका रीजन आता है 12th क्लास में। 12th क्लास में जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तब रीजन आता है, कलर की एक कलर थियरी आती है, उसमें हम रीजन पढ़ते हैं इनका। तो वो तो खैर दूर की बातें हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। लेड सल्फेट और जिंक सल्फेट को बिल्कुल कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट से बिल्कुल कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं हो पाएंगे। ऑक्साइड्स के बारे में क्या बात सही है? बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड होता है नॉन मेटल का? नहीं, बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के होता है, मेटल जो होता है बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये मैं मुझे पता है। नो मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं,
जबकि नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये बात याद रखना। एसिडिक ऑक्साइड्स में आयनिक बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एसिडिक ऑक्साइड्स किसके होते हैं? नॉन मेटल के होते हैं। नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड कहाँ से आ गया? एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं। नॉन मेटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। अब वो मैं बताऊंगा नहीं तुम्हारे को कैसी फोर्सेज होती हैं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनके अंदर होती हैं फोर्सेस, बस ये याद रखना, उनके अंदर होती हैं फोर्सेस या कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिक ऑक्साइड्स गैसेस ही होते हैं, जरूरी नहीं है। किसने कहा कि बेसिक ऑक्साइड्स गैसेस होती हैं? बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं गैसेस के होते हैं, ये किसने कहा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बेसिक ऑक्साइड्स गैसेस हो। मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। बिल्कुल गलत बात है, क्या वाहियात बात करी है, तो बिल्कुल गलत हो गई। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में मेटल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो कि बेसिक भी एक्ट करते हैं और एसिडिक भी एक्ट करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक भी एक्ट करता है और जो है एसिडिक भी एक्ट करता है। तो उसमें मेटल होता है, हाँ मेटल है ना, एल्यूमिनियम है उसके अंदर। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको ढंग से नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट ने कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ले लिया 4 टेस्ट ट्यूब्स में, और उसने सबके अंदर फेरस सल्फेट डाल दिया और कलर ऑब्जर्व किया हर एक का। वो ब्लैक रेसिड्यू कहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, ये पूछा गया है। तो बेसिकली कॉपर में हम लोग फेरस सल्फेट डालें, अगर कॉपर में फेरस सल्फेट डालें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे होता है कॉपर, तो कॉपर डिस्प्लेस ही नहीं करेगा उसे, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। देन उसके बाद एल्यूमिनियम में डालें अगर आयरन सल्फेट, तो क्या होगा? क्या होगा इसके अंदर? एक्टिविटी सीरीज पर आओ घूम के, एक्टिविटी सीरीज पर आओ घूम के। लो, हाँ जी, क्या डाल रहे थे हम लोग? एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम ऊपर है आयरन से, तो डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम आयरन को, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा एल्यूमिनियम का सल्फेट बन जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? आयरन में आयरन सल्फेट डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। जिंक में, जिंक में क्या करें? जिंक और फेरस सल्फेट का रिएक्शन करेंगे। अगर जिंक में फेरस सल्फेट डालेंगे तो क्या होगा? जिंक में फेरस सल्फेट डालेंगे तो क्या होगा? जिंक डिस्प्लेस कर देगा, ऑब्वियसली बात है, जिंक डिस्प्लेस करेगा, जिंक डिस्प्लेस करेगा, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ब्लैक रेसिड्यू कहाँ देखने को मिलेगा हमें? ब्लैक रेसिड्यू कहाँ देखने को मिलेगा हमें? तो ब्लैक रेसिड्यू वहीं देखने को मिलेगा जहां पे उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो कहाँ का डिस्प्लेस किया होगा? फर्स्ट वाले में तो कर नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट वाला नीचे है, वो थर्ड वाले में नहीं कर सकता क्योंकि आयरन की आयरन सल्फेट से क्या रिएक्शन। सेकंड और फोर्थ में क्या होगा? सेकंड और फोर्थ में डिस्प्लेस कर देंगे, सेकंड में डिस्प्लेस कर सकता है, फोर्थ में डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये वाला डिस्प्लेस कर देगा और फोर्थ भी डिस्प्लेस कर देगा, तो आंसर आ जाएगा सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये जी। ठीक है, अगेन एक एक्टिविटी सीरीज की एप्लीकेशन। इससे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोप्लेटिक कर रहे हैं स्टील की सिल्वर से। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले तो कॉपर को अप्लाई कर दो, उसके बाद निकल की अप्लाई कर दो, उसके बाद सिल्वर की अप्लाई कर दो ऑब्जेक्ट को। डायग्राम इस तरह से शो किया गया। स्टील का एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो एक चम्मच थी स्टील की, स्पून थी, और हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और हमने इस तरह से सेटअप कर दिया। कॉपर का हमने एनोड ले लिया, तो अगर एनोड कॉपर का है तो क्या होगा? कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, और क्या होगा? कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा इसके अंदर, और क्या होगा इसके अंदर? और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो क्या होगा? सोल्यूशन का कलर कभी फेड नहीं होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट ही हम लोग एनोड ले रहे हैं। अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर सल्फेट इज एनोड ले रहे हैं, तो जैसे जैसे कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा, वैसे वैसे सोल्यूशन अपना जो है इलेक्ट्रॉन देता जाएगा उसे। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है वो? मैंने, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है?
इज कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉपर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही हो रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये स्टील ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैथोड है, कैथोड पर क्या हो रहा है होगा, जो Cu2 पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना रहे होंगे, यानी कॉपर की प्लेटिंग हो रही होगी इस स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर, कॉपर चढ़ रही होगी इसके ऊपर। तो क्या हो रहा होगा, एनोड तो डिक्रीज हो रहा होगा और स्टील ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ कॉपर निकल निकल के आ रही है एनोड से और कैथोड पर चिपके जा रही है। तो क्या हो रहा होगा, कैथोड में जो स्टील ऑब्जेक्ट है उसका मास इंक्रीज हो रहा होगा, यही तो हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या दिखेगा हमारे को, सबसे सब्जेक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, उसका मास इंक्रीज कर रहा होगा, मास इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द स्टेप 1। मैंने बताया जितने लूज कर रहे होंगे कॉपर टू पॉजिटिव, उतना ज्यादा कॉपर टू पॉजिटिव आयंस जो है सोल्यूशन में से जा रहे होंगे उसके बाद एनोड पे। तो कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयन की कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे एनोड जो है वो लूज करके कॉपर टू पॉजिटिव बनाएगा वैसे वैसे सोल्यूशन उसे जो है कॉपर टू पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन है। तो जैसे वो सोल्यूशन में जा रहे होंगे कॉपर टू पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर जा रहे होंगे और वापस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से वापस हमारे कॉपर जनरेट हो जा रही होगी। ठीक है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो चेंजेस दे रहे हैं, दो चेंजेस वी वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू कोड निकल। अगर निकल का करना है तो क्या होगा, निकल का एनोड लो और आपको सोल्यूशन भी निकल के जो है आपका निकल का इलेक्ट्रोलाइट लो। क्या करना होंगे स्टेप, पहली बात तो एनोड निकल का होना चाहिए, एनोड निकल का होना चाहिए और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, किसका, निकल का। अब निकल का एक्वस सॉल्यूशन और निकल का ही वो ले लो एनोड, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा जैसे कॉपर के संग हो रहा है वैसे ही एनोड इसके संग होगा निकल के संग, और क्या होगा। थर्ड में बोल रहा है वो कि रिएक्शन जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, कैथोड पर कौन सी सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी स्टेप 3 में। तो अगर स्टेप 3 लेते हैं तो स्टेप 3 क्या है पहले देखते हो, देखो एक बार स्टेप 3 है क्या। स्टेप 3 जो है वो हमारा स्पोर्ट सिल्वर का है। अगर सिल्वर की कोटिंग करते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है सिल्वर की तो इसमें हमने यूज क्या किया होगा, सिल्वर का एनोड होगा जो कि सिल्वर पॉजिटिव बना रहा होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से लूज कर रहा होगा, यही हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। तो ये हो रही होगी स्टेप एनोड पे जो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इसमें सिल्वर का ही सोल्यूशन लिया होगा, इसमें सिल्वर अर्जेंटोसाइनाइड वाला सोल्यूशन जो लेते हैं हम लोग अर्जेंटोसाइनाइड वाला, तो एक्वा सोल्यूशन वाला सिल्वर का होगा। ठीक है, आई दिमाग में, एक्वा सोल्यूशन सिल्वर का रहा होगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, मैचिंग करनी है, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड कैल्सिनेशन कैल्शियम क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मुझे एक चीज पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मैचिंग तो कर दूंगा मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये तो बी हो गया। ठीक है जी, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए होती है तो ये मैंने मैचिंग कर दी इसकी। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा कैसा कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, तो डी की मैचिंग यहां से कर दी। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट होता है तो ई की मैचिंग यहां कर दी, और हॉल्स एंड हॉल्स में एल्यूमिनियम यूज होती है तो ए की मैचिंग हमने यहाँ कर दी। तो एक मैचिंग कितनी क्या हो जाएगी, ए का हो जाएगा हमारा ये थ्री थ्री वाला, बी का हो जाएगा 4 वाला, सी का हो जाएगा हमारा 2 वाला, डी का हो जाएगा 5th वाला और ई का हो जाएगा 1 वाला। ठीक है, इजी मैचिंग थी, कोई भी दिक्कत नहीं है इस मैचिंग में। थर्ड पार्ट देखो, if an element has one electron in the outermost shell then it is likely to have a dash atomic size among all the elements of the same period। अगर सेम पीरियड है, सपोज करो सोडियम से लेके ये हमारी पीरियड जा रही है और ये आर्गन तक जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड।
तो उसमें बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यानी अगर सोडियम है तो सोडियम के लिए क्या होगा, कैसा साइज होगा सोडियम का, लार्जेस्ट होगा। और कैसा होगा, लार्जेस्ट। क्यों लार्जेस्ट होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एक है तो वो ही सबसे बड़ा साइज होगा, बाकी वाले तो आगे वाले जो है न्यूक्लियर चार्ज सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिस वजह से आगे वालों के लिए डिक्रीज होता जाएगा साइज। तो इसका कैसा होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, डैश डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट, कौन एसिडिक सॉल्ट नहीं फॉर्म करता। सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड सॉल्ट बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिड सॉल्ट नहीं फॉर्म करता है। ओके, डैश कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस क्लोराइड, अगर फेरस क्लोराइड में डालेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा, और हमें पता है फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो कैसे बनेगा, डर्टी ग्रीन कलर का बनेगा। Fe2 पॉजिटिव आयंस होंगे उसके अंदर और सल्फेट होगा उसके अंदर, और हमें पता है Fe2 पॉजिटिव जो है डर्टी ग्रीन कलर का होता है, सल्फेट उसका। एल्काइंस कैसी रिएक्शन करते हैं, तो हमें पता है एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन्स अंडर को करते हैं सब्स्टिट्यूशन, जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस अंडर को करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे कैसी करेंगे, एडिशन रिएक्शन। कैसी करेंगे, एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, डैश सॉल्यूशन विल टर्न मिथाइल ऑरेंज पिंक और रेड, कैसे सॉल्यूशन से मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो पिंक या रेड हो जाएगा, तो हमें पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। फिनोल्फ्थालीन जो होता है एसिड में कलरलेस ही रहता है और बेस में पिंक हो जाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाता है हमारा एसिडिक में। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, अब हमारे को फोर्थ पार्ट स्टैंडर्ड पार्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग कह लो, जैसे वो आता ही आता है हमारे एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देखते हैं। बॉन्ड जो कि दो एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद बोथ एटम प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम, अगर दोनों ही एटम जो है के बीच में शेयरिंग हो रही हो और दोनों एक ही दें, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सॉल्ट फॉर्म्ड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, वो कैसा सॉल्ट होता है, वो होता है नॉर्मल सॉल्ट। क्यों होता है नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। अगर कंप्लीट नहीं होती तो जो ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, इसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता उसके अंदर। रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, अगर रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन लगा हुआ है और अगर ये हाइड्रोजन चला जाए और हमारा हेलोजन आ जाए, सपोज करो X2 है, हेलोजन के संग रिएक्शन हुई और हेलोजन आ जाए, CX आ जाए, तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शन कौन करता है, एल्केन करता है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद भी नहीं आ रहा हो तो याद रख लेना कि एल्केन है, एल्केन तो सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, एडिशन तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा एडिशन, चार बॉन्ड भाई उसके खुद के हैं, तो क्या पांचवा बनाएगा क्या वो। एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या एनर्जी होती है वो, इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कैसी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, जो रिमूव करने की एनर्जी होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और एक बात याद रख लेना, आपके लिए पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, और एंड इट इज गोज एंड सो ऑन। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो Na से निकालने में एनर्जी लगेगी, Na+ बनाने के लिए ये एनर्जी लगेगी, कुछ एनर्जी लगी, कितने भी x जूल एनर्जी लगी, तो ये समझ लो कि ये जो है I1 है। पर अगर मेरे को Na+ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है और Na++ बनाना है, अगर ऐसा करना है मुझे, तो ये काम नॉर्मली तो नहीं होगा, वो देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने ही नहीं देगा। तो तुमने जबरदस्ती, मतलब कैसे नहीं निकालेगा, निकालना पड़ेगा तुझे कैसे भी करके। तो अगर ये जबरदस्ती करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगी इसके लिए, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगी ये बहुत ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1 के। क्यों,
क्योंकि मेहनत ज्यादा लगेगी ना, वो Na++ जो है निकालने ही नहीं देगा अपने, Na+ जो है इलेक्ट्रॉन निकालने ही नहीं देगा अपने अंदर से। भाई वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, तो क्यों कहेगा कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लो? तो ये बहुत एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं आई हो तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस नॉलेज पर्पस के लिए था। समझ जाना और समझ के भूल जाना, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लिखता भी नहीं हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, तो तुम इसे भूल जाना। ये सब सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए थी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की मेहनत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ये बात ये समझाने के लिए कही थी। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना? नेक्स्ट मूव करें आगे की तरफ। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal in different position in molten state, क्या होता है ये? हमें पता है कि अगर मेटल्स का मिक्सचर होता है तो वो बनाता है अलॉय, और अमलगम क्या होता है? अगर उस मिक्सचर के अंदर मरकरी आ जाता तो वो अमलगम हो जाता। लेकिन अगर उस मिक्सचर के अंदर क्या आ रहा है, एक या एक से ज्यादा मेटल है या नॉन मेटल आ गया है, तो क्या होता है? वो अलॉय होता है। जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज। ब्रास क्या होता है? कॉपर का अलॉय है। ब्रॉन्ज, ड्यूरालुमिन, ये सब क्या है? अलॉय। स्टेनलेस स्टील, ये सब होते हैं हमारे अलॉयज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है प्रोपेनोइक एसिड का। प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, यानी सब खोल दो, खोल देना है बस सबको। स्केलेटन बना दे, चलो मैं बना ही देता हूँ। प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन होंगे, ठीक है। और क्या होगा? एसिड है तो COH ग्रुप होगा, तो ये COH ग्रुप हो गया। COH ग्रुप हो गया, 3 कार्बन हो गए। और प्रोपेनोइक एसिड है तो क्या हो जाएगा? CHCN H2N-1। और क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में? और COH, यही होगा। देख लो, CH3CH2COOH आ गया, तो ये क्या बन गया? C3H6O, C3H6O, C3H6O2, ये बन गया। ठीक है, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, पहला 5 की चेन बनाओ। 2 पर ऑल है, 2 पर ऑल है, इसका मतलब क्या है? 2 पर OH लगाओ और बाकी सब में CH3 लगा दो, इस तरह से H लगा दो। बना दो, बन गया। 2 ट्राइब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन कैसे बनाओगे? ब्यूटेन है, 4 कार्बन बनाओ, और 2 पर 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, सेकंड पोजीशन पर 2 ब्रोमीन लगा दो, बाकियों को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। ठीक है, चलो बस हो गया। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्म। अगर कंडेंस्ड फॉर्म में आएगा तो मैं हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म में ही लिखता हूँ, वैसे लिख देना, उसमें ऐसे ब्रांचिंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, IUPAC नेम देना है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दें, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे।
3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। अल्कोहल ग्रुप लगाया था, वोवल है, वोवल होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, ई एलिमिनेट हो जाता है, तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अगर यहाँ वोवल आ रहा हो तो यहाँ ई एलिमिनेट हो जाता है, तो ई नहीं लगेगा, प्रोपेन ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अगेन नेक्स्ट में क्या करेंगे, एल्कीन को लीस्ट नंबर देंगे 4 और 5। ठीक है, क्या है, प्रोपीन है, तो प्रोप, सॉरी 5 है ना, पेंट है ना, पेंट, पेंच। एक नंबर पे क्या है, एल्कीन है, तो पेंच 1 इन, पेंच 1 इन। ठीक है, ये हमारे 40 नंबर हो गए। अब बाकी के 40 नंबर करते हैं। मैं तो आपको पेपर ज़्यादा ही करा रहा हूँ, बाकी का देखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और लिखना है और बैलेंस करनी है इक्वेशन को। नाइट्रिक एसिड कंपाउंड क्यू के संग सॉल्ट कैल्शियम नाइट्रेट देता है, कैल्शियम नाइट्रेट दे रहा है तो कैसा सॉल्ट होगा, ये कार्बोनेट का सॉल्ट होगा। कार्बोनेट का सॉल्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, तो ये कार्बोनेट का सॉल्ट होगा। तो कार्बोनेट का सॉल्ट क्या, किस और वो भी किसका कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट देता है, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके साथ साथ HNO3 आ जाएगा ट्वाइस, तो क्या दे देगा, कैल्शियम नाइट्रेट दे देगा, साथ साथ क्या दे देगा, H2O दे देगा, और उसके साथ साथ क्या दे देगा, CO2 दे देगा। बस आंसर आ गया, चेक कर ले। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, HCl बनाने में, रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है HCl की प्रिपरेशन में, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, तभी ये यूज हो रहा है यहाँ पे, उड़ता नहीं है ये। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर के संग सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने की शुरू करती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है इसकी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है इसकी, तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद जो है रिड्यूस हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बनाने के लिए क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, तो वो SO4 नेगेटिव जो है वो जा रहा है SO2 बनाने के लिए। अगर SO4 नेगेटिव SO2 बनाने के लिए जा रहा है, तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया और इसने ऑक्सीडाइज कर दिया कॉपर को। यहाँ से इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, तो क्या है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है ये, अच्छे से कर लेना ये प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अगर x की ज्यादा है y से, तो ये समझ लो यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी सोडियम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है जो है अक्रॉस द पीरियड, तो इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी। क्यों इसकी पावर ऑक्सीडाइजिंग की ज्यादा होगी, क्यों क्यों ज्यादा होगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग की पावर, बताओ क्यों ज्यादा होगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स डाले तो जो एनर्जी रिलीज हुई, तो वो एनर्जी मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम में ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, पर इस सबसे हमें मतलब नहीं, हमें मत ये जानना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्स की क्या होगी, तो एक्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है भाई से। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइज करने की पावर, यानी खुद रिड्यूस हो जाए और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, इसका मतलब यही तो है। क्यों, चलो इसके बारे में एक बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कंपेरिजन करें तो क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज्यादा है वाई से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की कैसी होगी वाई के कंपेरिजन में। अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे मेरा वाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है एक्स की वाई से, बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है यहाँ से यहाँ तक। एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, एक्स की ज्यादा है ना, वाई की थोड़ी ज्यादा है, तो सोडियम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल नहीं लगेगा इसके अंदर, इसके अंदर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम का ऐसे नहीं होगा, इसका एक्स जो होगा
वो होगा मैग्नीशियम Mg, और ये होगा सोडियम। तो ये इस तरीके से होगा। यही तो गलती हो रही थी। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल रहा है x की ज्यादा है y से, यानी y ये रहा और ये है x, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीडाइजिंग पावर x की क्या होगी, ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज करने की पावर, यानी खुद रिड्यूस होने की पावर, ऑक्सीडाइज करने की पावर। तो मैं पता है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता है, यानी ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल डिक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्पीशीज जो है ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहेगी, करवाना चाहेगी। तो यानी एक्स जो है वो ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहेगा, करवाना चाहेगा, यानी दूसरा का ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा। अगर दूसरा का ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा मतलब इसकी ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी एक्स की। तो एक्स की क्या होगी, एक्स की ज्यादा होगी वाई से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है, दूसरा को ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, खुद की ऑक्सीडेशन करने की नहीं। अपना नहीं करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना नहीं चाहेगा, दूसरों की लूज कराना चाहेगा, यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की क्या होगी, अगेन अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है कि एक्स की ज्यादा होगी वाई से, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वाई। एक्स लेफ्ट होगा क्या राइट होगा पीरियोडिक टेबल में, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर एक्स की ज्यादा होगी तो एक्स जो होगा वो राइट होगा वाई की, यानी वाई यहाँ होगा और एक्स यहाँ रहेगा। तभी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एक्स की अक्रॉस द पीरियड, तभी तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, तभी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी ज्यादा होगी। तो एक्स जो होगा वो हमेशा राइट होगा वाई की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, पहले नहीं आते इतने अच्छे क्वेश्चन। केमिकल्स दे दिए तुम्हारे को, अब मुझे बता दो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लो, सॉल्ट बनाना है तुम्हें, कॉपर सल्फेट कैसे बनाओगे, कॉपर सल्फेट कैसे बनाओगे, और सॉल्ट ऐसे बनाना है कि सामने वाले को डिस्प्लेस भी कर दे। तो कॉपर सल्फेट बनाना है तो हमें सबसे पहले तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, उसके साथ क्या बना दो, तो कॉपर का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा। कॉपर का कौन सा सॉल्ट पड़ा हुआ है हमारे पास, कॉपर का क्या पड़ा हुआ है, कार्बोनेट पड़ा हुआ है, कॉपर कार्बोनेट ले लो। क्या बना दोगे इससे, कॉपर सल्फेट बना दोगे, कॉपर सल्फेट बना देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोडियम जिंकेट बनाना है। सोडियम जिंकेट बनाने के लिए तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जिंक ले लो और क्या ले लो, NaOH ले लो, NaOH ले लो, सोडियम जिंकेट बन जाएगा इस रिएक्शन से। कार्बोनेट लिया है तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनने ही बनने हैं, और इससे सोडियम जिंकेट यानी Na2ZNO2 और हाइड्रोजन तो बननी ही बननी है। बैलेंस कर लेना अपने यहाँ अकॉर्डिंग। फेरिक क्लोराइड बनाना है, फेरिक क्लोराइड बनाने के लिए आयरन होना चाहिए, आयरन ये रहा, आयरन ये रहा, और क्लोराइड बनाना है तो क्लोरीन होना चाहिए, यानी क्लोरीन Cl2। फेरिक क्लोराइड बनाना है FeCl3 बनाना है, फेरिक है +3 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगी बैलेंस, इसे बैलेंस कर लेना, आई थिंक 2 हो जाएगा ये, O2 हाँ ऐसे बैलेंस हो जाएगी। और इस वाले में कॉपर CuSO4 + H2O + CO2, हाँ सारी बैलेंस ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, कौन सा कंपाउंड डाला जाता है एल्यूमिना के अंदर, क्रायोलाइट डाला जाता है, क्रायोलाइट डाला जाता है। इक्वेशन जो कि कैथोड पर होती है, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा, एल्यूमिनियम 3+ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एल्यूमिनियम बना रहा होगा। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ये बात याद रखना। 11.2 ग्राम एलिमेंट है, 4 ग्राम विद 4.8 ग्राम ऑफ एलिमेंट N, कंपाउंड बना दिया दोनों से। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का जो कि प्रतीक ने ऑब्टेन किया। M है, एक N है, मुझे नहीं पता क्या क्या है ये दोनों। इसका है 11.2 ग्राम वेट और इसका है 4.8 ग्राम वेट। इनके मोल्स निकाल लो। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना है, 56 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 16 है।
डिवाइड करके निकालो, कितना बनेगा, 0.2 बनेगा और इसका 0.3 बनेगा, ठीक है, 0.2 बनेगा और 0.3 बनेगा इसका, यानी 0.2 है और ये 0.3 है, दोनों को क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, m और n, ये कितना हो जाएगा, 0.2 और 0.3, इससे ये हटा दोगे तो क्या कितना हो जाएगा, m जो होगा वो 2 होगा और n कितना होगा, n होगा 3, m 2 होगा और n कितना होगा, 3 होगा। या तो अगर ऐसे नहीं करना है तो एक काम भी कर सकते हो, 0.2 है, लोएस्ट से डिवाइड कर देते हैं ना, तो 0.2 से दोनों को डिवाइड कर दो, 0.2 से दोनों डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, m 1 हो जाएगा और n 1.5 हो जाएगा, m 1 और n 1.5 हो जाएगा, होल नंबर होता है तो दोनों पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा आंसर, m2 आ जाएगा और n3 आ जाएगा, m2 n3 जो होगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, m2 n3 इसका फॉर्मूला आ जाएगा इससे। तो अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है डिवाइड ऐसे, तो तुम दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके। इक्वेशन लिखनी है, वार्म वाटर एल्यूमिनियम नाइट्राइड में काफी बार इक्वेशन आई हुई है एग्जाम में, पुराना क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है इस क्वेश्चन में। एल्यूमिनियम नाइट्राइड की इक्वेशन आई हुई है, अमोनिया की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन दे रखी है हमारे को बहुत अच्छे से कॉन्साइज की किताब में। तो हमारा एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है और इसकी रिएक्शन कर देते हैं 3 टाइम्स वाटर के साथ, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और अमोनिया तो बनेगी बनेगी क्योंकि अमोनिया की रिएक्शन है। कार्बन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ है, तो याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तब जाके हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन कर देगा, तो सी से CO2 बना देगा, ठीक है, प्लस हमारा H2O बन गया और खुद को रिड्यूस कर लेगा तो HNO3 से हमारा NO2 बना देगा, ठीक है। लैब प्रिपरेशन इथेनॉल की क्लोरो इथेन और एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वही है C2H5Cl है, एक्वस NaOH है, तो ये बना देता C2H5OH प्लस NaCl। नेक्स्ट देखो, ओसवाल्ड्स प्रोसेस दे रखा है मेरे को और नाइट्रोरिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज होता है, मुझे पता है। और राइट द टेम्परेचर कैटलिस्ट, टेम्परेचर मुझे पता है 800 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट क्या होता है, इसके अंदर प्लेटिनम होता है। इक्वेशन दे रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने की, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मुझे इक्वेशन पता ही है, NO2 है, H2O है और O2 है, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा हमारे इससे, आठ, 12, ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, रंजना को प्रूव करना है कि अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके लिए उसने अमोनिया गैस को कॉपर ऑक्साइड के ऊपर रिड्यूस कर दिया, यानी कॉपर ऑक्साइड है और उसने अमोनिया को रिड्यूस कर डाल दिया इसके ऊपर, तो मुझे बताया ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये कॉपर का ऑक्सीजन छीन लेगा, अगर कॉपर का ऑक्सीजन छीन लेगा तो यानी कॉपर को अकेला कर देगा, अगर कॉपर का ऑक्सीजन छीन लेगा तो खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो NH3 से क्या करेगा ये, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अपने हाइड्रोजन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करके क्या करेगा ये N2 बना लेगा अपनी, और बच क्या गया, पानी बच गया, तो पानी आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास बच क्या गया, पानी बच गया तो पानी आ जाएगा। तो रिएक्शन को ना रट्टा मत मारा करो, समझ के याद किया करो, कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसे यूज प्रूव करना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा अमोनिया, तो क्या करेगा, खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा, यानी खुद के हाइड्रोजन खत्म करेगा, यानी H3 को N2 में कन्वर्ट कर दिया, और कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं सॉरी रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करने का मतलब क्या है, उसके ऑक्सीजन खत्म कर देगा, अगर उसके ऑक्सीजन खत्म कर दिया तो यानी CO से CO बना देगा, ठीक है।
रिएक्शन के लिए हमने इक्वेशन भी लिख दी। तो अब इससे हो क्या रहा है कि इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि ब्लैक कलर का ये कॉपर ऑक्साइड था और ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड हमारा रेडिश या फिर पिंकिश कॉपर में चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन कह लो, रेडिश ब्राउन कॉपर में चेंज हो गया ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। और क्या हुआ ऑब्जर्वेशन? कॉपर जिंक और टिन का अलॉय क्या होता है? ब्रॉन्ज। और कॉपर प्लस जिंक और टिन का क्या हो गया? ब्रॉन्ज हो गया है ना, ठीक है। और लेड और टिन का क्या हो गया? सोल्डर। अभिषेक को सॉल्ट एक्स दिया होगा क्योंकि व्हाइट सॉल्ट था, यानी कॉपर का सॉल्ट तो नहीं था वो, ठीक है जी। आयरन का सॉल्ट भी नहीं था वो, ये बात तो क्लियर हो गई। एक कलरलेस गैस आई और एक येलो रेसिड्यू आया। अगर येलो रेसिड्यू आ रहा है तो इसका मतलब है वो सॉल्ट हमारा लेड का हो सकता है। मुझे नहीं पता किसका है, लेड का हो सकता है वो। एक कलरलेस गैस आई यानी ऑक्सीजन हो सकती है वो गैस, और ये रेडिश ब्राउन गैस यानी NO2 हो सकती है वो गैस। एक्स का सोल्यूशन जो कि हमने हाइड्रोक्साइड टेस्ट किया तो कि एक चौकी व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाया। तो यानी एक्स का सोल्यूशन अगर चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाना है तो यानी वो लेड ही है। यानी एक्स जो है वो लेड का ही है, सॉल्ट है। और लेड का कौन सा सॉल्ट है? ये लेड का नाइट्रेट सॉल्ट है। क्यों लेड का नाइट्रेट सॉल्ट है? क्योंकि नाइट्रेट को हीट करेंगे तभी तो लेड ऑक्साइड बनेगा। ये जो येलो रेसिड्यू होगा वो लेड ऑक्साइड का होगा। कलरलेस गैस ऑक्सीजन रहेगी और रेडिश ब्राउन गैस NO2 रहेगी। तो कलर्ड गैस कौन सी होगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। केटायन कौन सा होगा? लेड 2+ होगा। और सॉल्ट कौन सा होगा? लेड नाइट्रेट हमारा सॉल्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं रही होगी आई होप इस क्वेश्चन में, तो है ना। नेक्स्ट देखो, एक डायग्राम है एल्यूमिना के रिडक्शन का। ABC को बता दो बस, और क्या है। ए क्या दिख रहा है कि हमारे को लाइनिंग दिख रही है हमारी। ये क्या दिख रहा है? ये लाइनिंग है और नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या है? कैथोड है। ए ये क्या है? कैथोड है। तो ए क्या है? कैथोड है। बी क्या है? बी हमारे जो है इलेक्ट्रोड है, अगेन किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो बी क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। ठीक है, इसे पूछ भी सकते हैं किस चीज के बने हुए होते हैं ये। तीसरा क्या दिख रहा है आपको? तीसरा आपको मिक्सचर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर होगा। तीसरा होगा मिक्सचर। बॉक्साइड से कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, प्लेटिनम से कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एलिमेंट X है, ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, X2O3 इसका फॉर्मूला है। अगर X2O3 ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है यानी जो ऑक्साइड है वो O2 नेगेटिव है और जो आयन है उसमें +3 चार्ज है, यानी X जो है वो +3 चार्ज लेके आया है अपने साथ। यानी ये एल्यूमिनियम हो सकता है, फेरिक हो सकता है Fe+3, मुझे नहीं पता, पढ़ता हूँ आगे क्या हो है। सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है यानी मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्स किसको रिप्लेस कर देगा पीरियोडिक टेबल में? तो एक्स जो है, सोडियम जो होता है वो क्या है? वो +1 दिखाता है, मैग्नीशियम +2 दिखाता है, एल्यूमिनियम +3 दिखाता है, और सिलिकॉन जो होता है वो +4 दिखाता है। किसे रिप्लेस कर देगा? ये रिप्लेस कर देगा हमारा एल्यूमिनियम को। किसे रिप्लेस कर देगा? एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा। सिलिकॉन का आपने देखा होगा कंपाउंड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, है ना, इस तरीके का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, जस्टिफाई द आंसर इन दी अबव क्वेश्चन। तो वही है, जस्टिफाई करने का है ही क्या इसके अंदर? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोस्ट में, तो +3 को बना देगा इसमें, बच्चों वाली चीज थी। एक्सपेरिमेंट लैब में जो ने किया है, एक्सपेरिमेंट 1 है जिसमें मैं जिंक सल्फेट को डाल रहा हूँ बेरियम क्लोराइड में। तो अगर मैं बेरियम क्लोराइड में जिंक सल्फेट को डालता हूँ तो क्या होगा? ये मेरा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा बेरियम सल्फेट का, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है सल्फेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो सल्फेट एनायन होता है SO2 नेगेटिव, इसे डिस्टिंग्विश करने का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है बेरियम सल्फेट का, व्हाइट पीपीटी दे देता है।
नेक्स्ट में डाल रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड में। कॉपर हाइड्रोक्साइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हो जाएगा, इससे मेरे को टेट्रामीन कॉपर का डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। किसका, टेट्रामीन कॉपर का। क्या मिल जाएगा, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा मेरे को टेट्रामीन का, है ना। तो ये हो जाएगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है वो, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो पहली में क्या हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। और सेकंड वाली में टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स और डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, रिजल्टिंग it will result in the formation of a deep blue color due to the formation of a tetramine copper complex। जो आपका ब्लू पीपीटी होगा वो सॉल्युबल होगा एक्सेस में, ताकि वो बना सके आपका डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स कॉपर का, टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो, कॉपर सल्फेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करके। कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होगा, देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से जो है हमारे कॉपर आयंस की कभी भी कमी नहीं होगी। हमें पता है कि एनोड जो होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल, कैसा भी सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड हमेशा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ठीक है, एनोड हमेशा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। सॉरी, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर क्या होगा, एनोड जो होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा ना। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सामने वाली चीज को, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और स्पीशीज कैसी हो जाती है, स्पीशीज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा, एनोड। ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, एनोड होगा, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बात सबके लिए वो है, यूनिवर्सल है, सब जगह यही होता है, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होकर क्या होगा, कॉपर जो होगा वो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है जी, एनोड पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कॉपर दे रहे होंगे। ये हो रही होगी रिएक्शन कैथोड के ऊपर। तो अब इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, तो अब रिएक्शन अब जो है ये हो रही होगी एनोड पर, जबकि ये हो रही होगी कैथोड पर। ये रिएक्शन हो रही होगी कैथोड पे। ठीक है, ये क्या है, X नेगेटिव है और Y2 पॉजिटिव है। इससे मेरे को फॉर्मूले से अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो Y2 पॉजिटिव और X नेगेटिव से कंपाउंड क्या बन जाएगा, YX2, ये बन जाएगा। मेटेलिक एलिमेंट कौन है, तो Y मेटेलिक है, +2 है Y पर। Y मेटल के एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है इसके, metals atoms tends to have a maximum of dash electrons in the outermost shell। मेटल के एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में ले लेते हैं, तो हमने 3 तक ही देखे हैं बस। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं मेटल के अंदर आउटरमोस्ट शेल में, +1 +2 +3। सिलिकॉन को हम +4 ऐसे मानते नहीं है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, X होगा Y होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Y का ऑक्सीडेशन होगा। Y क्योंकि मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि Y का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो Y रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन 7, हाउस होल्ड फ्यूल है, उसके अंदर 60% प्रोपेन और 40% ब्यूटेन है। 20 लीटर मिक्सचर लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एटमॉस्फेयर में ऐड हुई ये बताना है। ये दोनों रिएक्शंस हैं हमारे पास। अब इससे मुझे बताना है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन की ऐड हुई। तो देखो 20 लीटर मिक्सचर है और 60-40 का है। 60-40 का मतलब क्या है, 3:2 का मिक्सचर, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगर 3:2 है तो अगर 20 को 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा आंसर, 4। तो 4 × 3 12, यानी 12 लीटर प्रोपेन होगी और 4 × 2 8 लीटर ब्यूटेन है। 12 लीटर प्रोपेन है तो ये 12 लीटर है और ब्यूटेन है हमारी 8 लीटर। ठीक है जी, इन दोनों को बर्न किया जा रहा है। तो इससे पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी। तो प्रोपेन से जो है वो एक स्टोइचियोमेट्री से 3 निकल रही है। ठीक है, एक स्टोइचियोमेट्री से 3 निकल रही है। एक जो है एक मॉलिक्यूल प्रोपेन का 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के दे देता है। तो 12 लीटर से कितनी निकलेगी,
36 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 से 8 निकल रही हैं, 2 ब्यूटेन से 8 CO2 निकल रही है, यानी एक ब्यूटेन से 4 CO2 निकल रही है। एक ब्यूटेन से 4 CO2 यानी 8 ब्यूटेन से 32 लीटर CO2। तो यहां से कितनी आ रही है, 32 लीटर CO2 निकल रही है। यहां से 36 और यहां से 32, तो टोटल कितनी हो गई, 32 प्लस 36 कितनी हो गई टोटल, 68 लीटर्स। कितनी हो गई टोटल, 68 लीटर्स। रोहित का जो है सोल्यूशन XYZ है, उसके पास X की pH 2 है, यानी ये हाईली एसिडिक है। Y जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि जो है pH उसकी 7 है, और Z जो है वो हाईली बेसिक है। कौन सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालेगा सोडियम सल्फाइड के साथ, तो सोडियम सल्फाइड के साथ कौन निकालता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कौन निकाल देगा, जो एसिड होगा वही तो निकालता है, एसिड निकालेगा। सल्फ्यूरिक एसिड वाला एसिड होगा वो सोडियम सल्फाइड के साथ निकाल देगा, एसिड निकालेगा। एसिड कौन है, X। अमोनिया कौन दे देगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनिया कौन देगा, ये कौन देगा, जो बेस होगा, बेस कौन है, Z। कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पर, किसका नहीं होगा, जो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल कौन है, Y का कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8.2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट है और जिसे डिकम्पोज किया जा रहा है, ये है हमारे पास 8.2 ग्राम, ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालनी, इसकी वॉल्यूम निकालनी है मुझे, कितनी बनेगी, तो मुझे पता है कि 2 से 4 बनना है ये, यानी एक मॉलिक्यूल से 2 NO2 निकल रही होंगी, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे रहने दो, अगर मैं इसे ग्राम में कर लेता हूँ, पूरे को ग्राम में कर लेता हूँ, ठीक है, पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आंसर देते हैं इसका। चलो ग्राम में कन्वर्ट करके आंसर देते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर वेट निकाल लेते हैं, तो ये 328 आएगा, तो यानी 300 सॉरी 328 नहीं, कितना आएगा, इसे कैलकुलेट करना था ना, मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। एन का होता है 14, 14 और 48, 48 और 14 62, 62 इंटू 2, 62 इंटू 2 कितना होता है, 62 इंटू 2 124 प्लस 40 कितना होगा, 164, 164 यानी 2 इंटू 164 ग्राम्स जो है, इससे मुझे कितनी मिल रही है, 4 इंटू 22.4 लीटर, इतनी NO2 मिलती है STP पर। और इतने ग्राम से इतनी लीटर मिल रही है, तो 8.2 से कितनी मिलेगी, बस यही तो निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 164, और कितने से निकालनी, 8.2 से निकालनी, इंटू 8.2, आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.224 लीटर, 0.224 लीटर, ठीक है। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड है CO कितना बनेगा, तो CO के लिए क्या होता है, 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, यानी 164 ग्राम से ये कितना बन रहा है, CO कितना है हमारे पास, कहते हैं 40 प्लस 16 56, 164 से 56 बन रहा है, तो एक से कितना बनेगा, 56 अपॉन 164, और हमें 8.2 से बनाना है, तो 8.2 से कितना बनेगा, 8.2 से इतना बनेगा, ये चला जाएगा हमारा 20 टाइम्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इससे इसका आंसर आ जाएगा 2.8 ग्राम्स, ठीक है, 2.8 ग्राम्स आ जाएगा इसका आंसर, और पहले वाले का आ जाएगा 0.224 लीटर। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8, देखो क्या कह रहे हैं, अगर जिंक और एल्यूमिनियम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम बाय हीटिंग द मेटल पाउडर बाय स्टेट गिविंग रीजंस, इफ जिंक एंड एल्यूमिनियम को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये पूछ रहा है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर हम इसके मेटल पाउडर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि दोनों ही एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबल हो जाते हैं, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सोडियम जिंकेट बन जाएगा और एल्यूमिनेट बन जाएगा, दोनों में हमारा एक्सेस में सॉल्युबल होता है, इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कैल्शियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लेड नाइट्रेट जो होगा ये जो है वो हमारा व्हाइट पीपीटी बनाएगा, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट जो होगा, कैल्शियम नाइट्रेट में हमारा ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम अमोनियम आयन का, अमोनियम के लिए देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2,5 होती है, 3 रह गए, तो 3 ये रहे, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 ले रहे, इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए इसने बॉन्ड्स, इस तरीके से। अब इस पर 2 लोन पेयर रह गए इस तरीके से, ये दोनों लोन पेयर, ये क्या करता है, ये इस तरीके से, ये वाले लोन पेयर ये इस पर चले जाते हैं और ये पूरे पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो 3 तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, चौथा वाले जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देता है और ये आ जाता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इक्वेशन देनी है, कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन की प्रिपरेशन, तो वही है, इधर स्टैंडर्ड रिएक्शन है, CaC2 की रिएक्शन पानी से कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस हमारी इथाइन बन जाती है C2H2। एसिडिक एसिड का इथाइल एसिडेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से कन्वर्ट करेंगे, CH3COOH है प्लस C2H5OH है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, इस प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो CH3COO C2H5 दे देता है प्लस पानी। लैब प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की कैसे होती है, सोडियम नाइट्रेट से, NaNO3 ले लिया, कॉन्क H2SO4 ले लिया, क्या हुआ इससे, NHSO4 बन गया। टेम्परेचर का याद रखना है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया होता है, ठीक है, प्लस 2HNO3 बन गया, टेम्परेचर यहाँ पे याद रखना है ना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट देखो, 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं हमारे को, ये 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं मेरे को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक मिनट रुकना, ये ठीक नहीं है, मैं एक बार ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ इरेज हो गया है, क्वेश्चन देखूँ जरा मैं, ठीक करूँ, यहाँ कुछ इरेज हो गया है। अब ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड है, यहाँ ये वाला बॉन्ड चला गया, हाँ ठीक है। अब जो है, अब ये कंपाउंड सही है, क्या बोल रहा है मुझे इसमें, मुझे वो इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द two of the compounds that are same of the same homologous series but are not isomers, आइसोमर्स नहीं हो तो सेम फैमिली के बिलोंग करते हैं, तो सेम फैमिली के क्या कौन है, देखो ये क्या है, एल्कीन है, ये एसिड है, ये एल्कीन है, ये अल्कोहल है, ये क्या है, ये भी एल्केन है और ये एल्कीन है, तो सेम फैमिली के क्या हो सकते हैं, या तो AF हो सकते हैं या फिर CE हो सकते हैं। पर देखो 1 2 3 4 और 4 ये और 10 हाइड्रोजन, यानी ये ब्यूटेन है, जबकि ये आइसोब्यूटेन, मतलब सॉरी, ये ब्यूटेन का आइसोमर है, ये ब्यूटेन का आइसोमर है, ठीक है, ये क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर है ये, पर उसने कहा है कि आइसोमर नहीं होने चाहिए, तो हम एन को नहीं लेंगे, इन को लेंगे, तो यानी आइसोमर क्या हो जाएंगे, A एंड F, आइसोमर क्या हो जाएंगे, A एंड F। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई, यानी ये क्या हो गई, ब्यूटीन हो गई, जबकि ये क्या है, 1 2 3 4, 4 ही हाइड्रोजन है, C2H4, ये इथीन है, ब्यूटीन और इथीन होमोलॉगस सीरीज सेम है लेकिन दोनों आइसोमर नहीं है, तो A एंड F हो गए ऐसे कंपाउंड। दो कंपाउंड जो कि एक दूसरे का आइसोमर है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कौन कौन से हो गए, C और E हो गए, ब्यूटेन है और ब्यूटेन का ये
आइसोमर है दूसरा ई, सी और ई हो गए हमारे आइसोमर, ये ब्यूटेन का ही आइसोमर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बोल रहा है क्वेश्चन आज का, एफ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी, डी से हम लोग, डी क्या है ये अल्कोहल, अल्कोहल से हम एल्कीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम एल्कीन बना देते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देते हैं। और इसका टेम्परेचर जो है ना ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे लिख दो 443 केल्विन। अगर ये टेम्परेचर आपका हिला तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से कुछ और बन जाएगा, क्योंकि ईथर बन जाएगा अगर आपका टेम्परेचर बिगड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हमारा अल्कोहल होता है C2H5OH, इससे हमारी एल्कीन बन जाती है C2H4, ठीक है। केमिकल इक्वेशन है तो साथ में पानी भी दिखा देंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यानी पानी निकलेगा इसके रिएक्शन के अंदर। और किस किस प्रेजेंस में होती है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल H2SO4 के प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम में होती है डिहाइड्रेशन। एग्जाम में आपको 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन टेम्परेचर यही रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर के संग छेड़छाड़ करी तो प्रोडक्ट भी बिगड़ जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कर दिया है विद एक्सप्लेनेशन। देखो मेरे को पूरा पेपर सॉल्व करने में और एक्सप्लेनेशन बताने में 1.5 घंटा लग रहा है, तो आप लोगों को इस हिसाब से 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना जब आप 100% श्योर हो अपने आंसर्स के बारे में। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में बाकियों को मत खराब कर दे। तो बेस्ट स्कोर करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो वही चूज करेगा आंसर जो कि आपके बेस्ट होंगे। तो ज्यादा करने के चक्कर में खराब मत कर देना, पहली जो है बेस्ट चार्ट कर लेना सेक्शन बी के, ताकि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत ही ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो ये है हमारा चैनल, इसे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके पास 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। यहाँ पर आपको मिलेगी पीडीएफ इस सेशन की, और बाकी सारे सेशन की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं घर में होती है। दिस इज टेलीग्राम ग्रुप एंड दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप, और दोनों पर आपको ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस ये हमारा चैनल है। यहाँ पर मैंने ये वीडियो लगा रखी, मैंने बनाई थी पीरियोडिक टेबल की संजीवनी वीडियो बनाई थी काफी साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 118 एलिमेंट जो है 15 मिनट के अंदर याद कराए थे। चाहो तो देख लो, ऐसे आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है, इट्स योर विश, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे वन शॉट में 3 से 4 घंटे, अब मतलब एक मैराथन होगी, आई डोंट नो कितने घंटे की होगी, उसके अंदर सारे CFQs निपटा लेंगे अपने घंटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।